हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए रोज जंगल जाया करता था। उस जगह पर जाता, जंगल से लकड़ी काटता, फिर अपने शहरों में बेचता। उससे उसकी आजीविका चल जाती थी, खा पी लेता था। और उसी जंगल में एक फकीर रहा करते थे। एक फकीर रहते थे और उस फकीर मतलब अपना ध्यान में रहता और लकड़हारा अपना लकड़ी काटता। एक दिन फकीर ने लकड़हारे से कहा कि तुम आगे क्यों नहीं जाते हो? आगे तो अच्छी अच्छी लकड़ियां भी मिलती है, तुम आगे क्यों नहीं जाते हो? तो उसने कहा कि मुझे आगे जाने की जरूरत कहाँ है। मेरे 7 पुश्त, मेरे दादा परदादा की बात है, वो सब इसी जगह से लकड़ियां काट करके अपनी आजीविका चला लेते हैं। और हम भी यहीं से लकड़ियां काट करके हमारा भी जिंदगी चल रहा है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। और हमारी 7 पुश्त भी आगे तक की लकड़ियां इसी जगह से काट करके चल जाएंगी। फकीर ने कहा तो ठीक है, लेकिन इससे आगे जब जाओगे तो चंदन की लकड़ियां हैं, चंदन की लकड़ियां। वो लकड़हारा तो क्या बात है, चलते हम लोग आगे। वो आगे की ओर चल दिया। आगे गया तो देखा वास्तव में चंदन की लकड़ियां थी। अब वो क्या करता, चंदन की लकड़ियां काटता, शहर ले जाता, बेचता। अब रोज जाने की जो प्रक्रिया थी, अब उसे रोज जाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि चंदन की लकड़ियां से ज्यादा पैसा होता था। अब वो 4 दिन 5 दिन 7 दिन पर एक दिन जाता, ढेर सारी लकड़ियां काटता और फिर ला करके जंगल शहरों में बेच लेता, उससे ज्यादा पैसा होता। ये क्रम अब उसका उसी तरह से चलने लगा। फिर एक दिन फकीर मिला और उससे कहा कि तुम जाते उससे आगे नहीं जाते, उससे आगे तो चांदी की खदानें हैं, वहां जाओगे तो चांदी तुम्हें मिलेंगे। वो आदमी सोचा चलो आगे देखते हैं क्या है। जब आगे गया तो वास्तव में चांदी था बहुत सारा। वह क्या करता, अपनी गाड़ी से जाता, खच्चर गाड़ी घोड़ा गाड़ी जो भी था, और उससे बहुत सारे खदान से चांदी लाता और फिर शहर में बेच लेता। बहुत सारा पैसा हो गया, धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। अब रोज वह जाता खदान से इस तरह से लाता और अपना ऐसे से बहुत अच्छा सा घर बना लिया। इसी तरह से उसका क्रम चल रहा था। एक दिन उसे फिर फकीर मिला और बोला कि तुम आगे नहीं जाते हो, उससे आगे तो सोने की खदान है। वो सोचा कि चलो तो फिर आगे देख लेते हैं। आगे गया तो ठीक वास्तव में उसे सोने की खदान मिली। वह क्या करता है, सोना का खदान से सोना निकालता है और बेचता है। बहुत सारी गाड़ी, घर, बंगले, बहुत सारी जमीन जायदाद, बहुत सारी चीज वो खरीद लेता है। जब वो खरीद लेता है, बहुत सारा उसको जब हो जाता है, बड़ी अच्छी गाड़ी भी, अब वह आराम से जीने लगा। बहुत सार का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो गया। एक दिन गाड़ी से जब वह जा रहा था, समय व्यतीत होता है, जब एक दिन गाड़ी से जब जा रहा था तो रास्ते में फिर वही फकीर मिलता है। फकीर को देख करके यह रुकता है और प्रणाम करता है फकीर को। और फकीर फिर पूछता है कि तुम मुझसे आगे नहीं गए क्या? वह कहता है कि मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिए हैं, पूरा सब कुछ देख लिए, हीरे सोने चांदी आभूषण जो भी था उस सब को हमने ढूंढ लिया है, अब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं। फकीर ने कहा आगे जाने की जरूरत है तुम्हें। कभी तुमने ये सोचा है, कभी तुमने ये सोचा कि एक फकीर जिसे ये सब कुछ मालूम है, वहां चांदी है, वहां सोना है, वहां हीरे जवाहरात है, तो फिर वो झोपड़ी में क्या कर रहा है? उससे यानी लकड़हारे का दिमाग ही घूम गया। सोचने लगा बात तो सही बोलता है कि जब फकीर को इतनी कुछ मालूम था कि यहाँ चांदी है, यहाँ सोना है, इतनी खदानें, इतना अमीर होने का जो वस्तुएं पड़ी है, फिर ये फकीर वहां क्यों पड़ा हुआ है? तब फकीर कहता है कि देखो वास्तविक धन तो ये है ध्यान। तुम अगर जितने तुम्हारे पास धन होंगे उतनी ही ज्यादा परेशानियां होगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हें और ज्यादा पाने की लालसा होगी। और जब ध्यान लगाओगे ना, ध्यान, तो सारी दुनिया तुम्हें शांत नजर आएगी। तो व्यक्ति का और एक जगह बैठ करके और ध्यान में जब जाता है तो उसे सारी दुनिया शांत नजर आती है। हमारी जिंदगी में इसी तरह से होता है कि जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा की इच्छा और ज्यादा की इच्छा और ज्यादा की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। और जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि वास्तविक धन क्या है, शांति हमारे जीवन का सबसे वास्तविक धन है, धन के पीछे नहीं भागेंगे। सीखा होगा, यानी कि हमें ज्यादा धन की तरफ नहीं
क्वेश्चन का हमने 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन हमने दिया था, और आज हम लोग 11 से लेकर के जो 14 तक का क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को आराम से देखिए, सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है सुनना मेरे भाई। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सहायक संधि क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहायक संधि क्या है। तो हमने आपको बताया था, पढ़ाया था कि जब लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड वेलेस्ली, तो जब गवर्नर जनरल बनकर के आए तो अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए, अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए उसने एक नीति निकाली जिसका नाम रखा सहायक संधि। अब इसमें क्या होता था कि जितने देसी राजा होते थे, इन सारे देसी राजाओं को अंग्रेजों की शर्त को मानना पड़ता था। शर्त क्या कि भाई हमारा जो सैनिक होगा वह तुम्हारे राज्य में रहेगा, सैनिक का खर्च तुम दोगे, और साथ ही साथ वो हमारा एक रेजिमेंट तुम्हारी राजधानी में रहेगा, तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखेगा। दूसरी, इसके बदले में अंग्रेज उस राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ध्यान देता था, और साथ ही साथ अब देसी राजा जब संधि कर लेता था तो वह किसी दूसरे राज्य देश के व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकता, किसी कंपनी को, और ना ही आंतरिक मामले में किसी के लिए किसी को बुलाता था। अंग्रेज ही उसकी आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करती, पंचायती जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये कर सकती थी। ये थी उसकी सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि का मतलब कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन होना होगा। अगर आप अधीन नहीं रहे तो फिर हमसे लड़ाई कीजिए। ये लॉर्ड वेलेस्ली की संधि थी, सहायक संधि। यानी आप हमारी सेना, हमारी रेजिमेंट रखते हैं तो इसका मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से आप हमारे अधीन हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है दूसरा, दक्षिण भारत में विद्रोह के कौन कौन से प्रमुख नेता थे। जैसे उत्तर भारत में हमने देखा कि बहुत सारे विद्रोही नेता थे, जिसमें हमने बताया था बिहार के हमारे वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई, लखनऊ के बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहब, कालपी के तात्या टोपे, और दिल्ली के बहादुर शाह दूतिया। उसी तरह से हमने दक्षिण भारत के भी कुछ जो हमारे प्रमुख विद्रोहियों के नेता थे उनमें थे, याद रखेंगे, सतारा के थे, उनका क्या नाम था, सतारा के बापूजी गुप्ते। हैदराबाद के थे सोनाजी पंडित, रंगो पांगे और मौलवी सैयद। कर्नाटक के थे भीमराव मुदनगी और छोटा सिंह। कोल्हापुर के थे अन्नाजी फडणवीस, तात्या मोहिते। मद्रास के गुलाम गौस और सुल्तान बख्श। केरल के थे विजय कुदारत, कुंजी माया और मुल्ला सली मोनजी सरकार। ये सब प्रमुख दक्षिण भारत के नेता थे जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कह रहा है 13, अंग्रेजों की नीति से अवध के तालुकदार किस प्रकार प्रभावित हुए। ऐसे क्वेश्चन तो ये लगा करके 3 बार आ चुके हैं इस चैप्टर में कि अवध पर जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया था, वहां के तालुकदार के जितने जमीन थे उसको जब्त कर लिया, उसकी जागीर संपत्ति को सबको जब्त कर लिया, उसकी किला को तुड़वा दिया, उसकी सेना को भंग कर दी। यानी पूरा समझिए तो ताल्लुकदार की स्थिति को क्या कर दिया, दयनीय, उस पर अधिक से अधिक कर लगा दिया, सारे जमीन छीन लिया गया, उनके जो अधिकार थे वो सब, यानी ताल्लुकदार की स्थिति बिल्कुल क्या कर दिया उन्होंने, दयनीय बना दिया। जब अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो अंग्रेज ने ताल्लुकदार के सारे जमीन और जागीरदार दोनों को क्या कर लिया, छीन लिया, उसके भवन को तुड़वा दिया, उसके किला दुर्ग को तुड़वा दिया, साथ ही साथ उस सेना रखने की स्थिति बंद कर दी, उसके जो अधिकार थे उसको छीन लिया, उस पर 2 गुना कर लगाया। यानी ताल्लुकदार की स्थिति को क्या कर दिया, उसने बदल दिया, बिल्कुल ही दयनीय कर दिया। आशा करते हैं समझ में आई होगी। 14 नंबर, सहायक संधि ने अंग्रेजों राज्य की प्रसार में किस प्रकार सहायता की। देखिए हमने बताया था आपको कि सहायक संधि जो थी अंग्रेजों के राज्य विस्तार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि सहायक संधि में वो शर्त रखता था कि तुम्हारी आंतरिक और बाहरी मामलों का क्या करेंगे, हम लोग हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप का मतलब कि कोई तुम पर अगर लड़ाई करेगा, तुम पर अगर कोई किसी तरह का आक्रमण करेगा तो हम मदद करेंगे। ये देसी राजा को अंग्रेज जो है वो आश्वासन देती थी, और ऐसा होता भी था। अब उस समय क्या होता था, देखो सबसे मेन था उस समय मराठा की शक्ति बढ़ रही थी। अब मराठा की शक्ति को देख करके उस समय हमारे जो देसी राजा थे बहुत सारे भयभीत थे, जिसके कारण
वह डर से, मराठा से हारने के डर से वह अंग्रेज की सहायक संधि स्वीकार कर रहे थे, जिनमें सबसे पहला हमारे हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। और सहायक संधि स्वीकार करने के बाद उसने अंग्रेजों की सेना को अपने यहाँ रखा, रखने के बदले में उसे 24 लाख वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। चलिए, सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि स्वीकार किया, वो भी किसके डर से? मराठा के बढ़ती शक्ति को डर से। वो सोच रहा था कि मराठा कहीं हम पर आक्रमण न कर दे, इसलिए वह किससे फैसला लिया? मैंने सहायक संधि स्वीकारने का फैसला लिया। इसके बाद अब अंग्रेजों की नजर गई सूरत और तंजौर पर। कहां कहां? सूरत और तंजौर पर। यहां पर भी उसने सहायक संधि स्वीकार करवाया लोगों को, यानी वहां के राजा से। बाद में 1891 में कर्नाटक के नवाब जबकि मृत्यु हुई, उसके पश्चात उसके बेटे को गद्दी पर बैठाया और बैठाने के बाद उसे सहायक संधि स्वीकार करवाया। यानी देखिए, जब कर्नाटक का नवाब जब तक था तब तक वह कुछ नहीं हुआ, लेकिन कर्नाटक के नवाब की जैसे मृत्यु हुई उसके बाद उसके बेटे जब गद्दी पर बैठे तो अंग्रेजों ने, होता क्या था कि जैसे 4 बेटे हैं, 5 बेटे झगड़ा कर लेता था, तो उसमें अंग्रेज क्या करता था, एक की सहायता कर देता था और एक को अंग्रेज अपनी सहायता से उसको अपनी गद्दी पर बैठा देता था। और जैसे अपनी गद्दी पर बैठा था तो उसको, क्योंकि अंग्रेज की सहायता से वो गद्दी पर बैठा है तो किसकी बात को मानेगा? अंग्रेज की बात को मानेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अंग्रेज उसको सहायक संधि स्वीकार करवा दिया। चलिए, इतना ही नहीं, वह देखा कि मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान को भी उसने क्या किया? हरा दिया, लड़ाई करके हरा दिया। और हराने के बाद वहां पर टीपू सुल्तान की जगह पर एक हिंदू शासक को गद्दी पर बिठा दिया। और हिंदू शासक को जैसे गद्दी पर बैठाया, भाई राजा आप हमको बना रहे हैं तो हम तो आप ही की बात को मानेंगे, नहीं मानेंगे? तो वह क्या करता था? उसकी स्वीकार लिया। ऐसे करके धीरे धीरे, चलिए आ जाइए अपने झांसी कानपुर की बात कर रहे हैं। कानपुर के जो नवाब थे वो भी इसके मराठा की शक्ति को देख करके भयभीत था, डरा हुआ था, और उसने भी किसे स्वीकार कर लिया? सहायक संधि स्वीकार कर लिया। ऐसे देख देख करके मराठा की शक्ति से बचने के लिए धीरे धीरे बहुत सारे देसी राजा सहायक संधि स्वीकार कर लिया। परिणाम हुआ कि देश में अंग्रेजों के राज्य का विस्तार हो गया। आशा करते हैं ये हमारी 4 क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो सबसे पहले आप हमारे पाठ के वीडियो को देखिए। वीडियो जब पाठ वाला देखिएगा तब आपको साफ सब समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।